नमस्कार दोस्तों, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है फैराडे लॉ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी लाइफ में फैराडे ने कितने रूल्स दिए थे। तो फैराडे ने दो रूल्स दिए थे, एक तो दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में दिया था और दूसरा था इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडे लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फैराडे लॉ क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके घर में जितनी लगभग डिवाइसें हैं वो सारी फैराडे लॉ पे डिपेंड करती है। आपकी जो बिजली बन के आ रही है, एसी जो सप्लाई घर में आ रही है, ये जो बनती है वो किसके थ्रू बनती है? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसको जनरेट किया जा रहा है। तो अपन फैराडे लॉ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इलेक्ट्रिकल का जनक कहलाता है फैराडे। ओके, तो करें स्टार्ट अपन फैराडे लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में देखो क्या कहा था फैराडे ने, बिल्कुल सिंपल सा है और ध्यान से सुनना कि फैराडे ने क्या कहा कि यार एक आपने क्या कर लिया, कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, कॉइल में बना दिया। तो क्या बन गया आपका, ये इंडक्टर बन गया। इतना बहुत है। अब अपन ने क्या कर दिया, ये इंडक्टर रेडी अपना। अगर अपन इस इंडक्टर में क्या कर रहे हैं कि कोई मैग्नेट लेके आते हैं, चुंबक लेके आते हैं। ये लो अपन ने क्या कर दिया, यहां पर एक चुंबक लेके आ गए और ये आपकी चुंबक है, ये परमानेंट चुंबक हो गई आपकी। ओके, यहां पर एन पोल और यहां पर आपका एस पोल है, हो गया। अब फैराडे ने क्या कहा था कि कोई अगर कोई चालक है, ये चालक ही तो है, इंडक्टर है, कोई चालक है, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो इसको मैग्नेटिक लाइन को अलग पेन से दिखाते हैं। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे इस इंडक्टर को, तो देखें क्या होगा। ये अपन ने यहां पर रखा, तो यहां से जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है वो क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, कर रही है। तो इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो कंडक्टर को अगर कोई मैग्नेटिक लाइन या चुंबकीय क्षेत्र कट करेगा तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा, आपका EMF पैदा हो जाएगा। ये किसने बताया था, आपका फैराडे ने बताया था। तो कितना सिंपल है कि कोई कंडक्टर अगर चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, EMF। ये कब पैदा होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। फ्लक्स में परिवर्तन करने का मतलब है या तो चुंबक को पकड़ो आप आगे पीछे करते रहो, या फिर क्या करें कि इस कंडक्टर को पकड़ो आप आगे पीछे करते रहें। तो अपने पास यही काम थोड़ी ना कि इन दोनों को या तो इन दोनों में से एक को आगे पीछे करते रहेंगे, तब जाके आपका विद्युत वाहक बल बनेगा। तो इससे अच्छा है कि अपन ने क्या किया, इंडक्टर पढ़ा था। इंडक्टर में मैंने बताया था कि अगर आप क्या कर लो, एक इंडक्टर बनाओ, ये इंडक्टर बनाया और इसी के पास में मैं एक दूसरा इंडक्टर बना देता हूं, ये बना दिया। अब क्या करना है कि पहले वाले इंडक्टर में अपने को क्या करना है कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, है ना। तो यहां से मैंने क्या किया कि ऐसी सप्लाई दे दी, ये लो ऐसी सप्लाई दे दी। तो यहां से जो करंट चलेगी वो कौन सी चलेगी, आपकी आई चलेगी। तो करंट चलेगी तो इंडक्टर में करंट जाएगी, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अपन ने इंडक्टर में देख रखा है, इंडक्टर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लें। तो यहां से इंडक्टर में क्या होगी, आपकी करंट फ्लो होगी और करंट कैसे, करंट फ्लो होगी और आपका क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। तो ये जो रेड पेन से दिखाया है ये क्या है, आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ये किसको कट कर रहा है, इस कोयल को कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। तो ये जो कट कर रहा है इस फ्लक्स को बोला जाता है साई, और इस साई को बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स, मतलब जुड़ने वाला फ्लक्स। जुड़ी तो रहा है इस कोयल के साथ में, ये हो गया लिंकेज फ्लक्स। और यहां पर इस कारण से क्या होगा, ये देखो कट कर रहा है। अब देखो ऐसी सप्लाई देंगे तो आपका कभी पॉजिटिव ऊपर कभी नेगेटिव नीचे, और कुछ टाइम के बाद में 0.01 सेकंड के बाद में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कभी ऊपर से होगा, कभी फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली होगी नीचे की ओर, कभी ऊपर की ओर होगी। तो फ्लक्स क्या कर रहा है, टाइम के साथ परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है तो आपका यहां पर क्या पैदा हो गया, EMF पैदा हो गया। ओके, ये किसने बताया, फैराडे ने बताया। देखो अगर एक स्थायी चुंबक की बात करेंगे तो चुंबक को अपन क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे हिलाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अपन ने क्या कर दिया, ऐसी सप्लाई दे दी। ऐसी सप्लाई 0.01 सेकंड में क्या करता है, आपका लूप चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है ना।
तो लूप जैसे ही चेंज होगा तो लूप चेंज होता रहेगा, कभी करंट ऊपर से आएगी कभी नीचे से जाएगी 0.01 सेकंड के अंदर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो देखो फैराडे ने क्या कहा था कि अगर कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही क्या कहलाता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फैराडे का फर्स्ट लॉ। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, मतलब काटता है, कट करता है, तो उसमें एक ईएमएफ बल उत्पन्न होता है। यही क्या है आपका फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ने क्या दिखाया अपने को, ई को उत्पन्न करना किसने सिखाया, फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बताया। तो कितना सिंपल था, तो देख लिया। अब अपन देखते हैं सेकंड लॉ में क्या कहता है। तो हेडिंग डालें इसी में अपन, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। तो देखें फैराडे सेकंड लॉ में क्या कहता है। तो पहले फैराडे सेकंड लॉ को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये ध्यान रखें कि यहां पर जो फ्लक्स है, ये साइन जो लिंकेज फ्लक्स हो रहा है ना, जुड़ रहा है, ये फाई है, ये आपका आई है। तो ये बात याद रखें कि जो आपका फ्लक्स फाई है, ये आपका कब बढ़ेगा, ये लिंकेज फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब आपका क्या करेगा, ये वाला फ्लक्स अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये साइन की वैल्यू बढ़ेगी। आपको सीधी सी बात है। तो साइन किस पे निर्भर कर रहा है, आपका फाई पे निर्भर कर रहा है। आपको याद रखना है, रिमाइंडर कर रहा हूं मैं, दोबारा काम में लूंगा ये चीजें, ठीक है ना। तो ये जो फाई कब बढ़ेगा, ये आई के कारण बढ़ेगा। ओके, तो देखना कि फैराडे ने सेकंड लॉ में क्या कहा था कि पहले मैं लॉ लिखता हूं, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि उत्पन्न ईएमएफ, मतलब यहां से अपन फर्स्ट लॉ में क्या की है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न की है। तो यहां से लिखेंगे कि उत्पन्न ईएमएफ सीधा समानुपाती लिंकेज फ्लक्स के परिवर्तन की दर के होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स। जो आपका ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो लिंकेज फ्लक्स के परिवर्तन की दर के सीधा समानुपाती होगा। तो देखो कैसे समानुपाती होगा, तो कहने का मतलब है जो आपका ई है वो किसके समानुपाती होने वाला है, वो आपके समानुपाती होने वाला है इस लिंकेज फ्लक्स में। क्या करते रहो, परिवर्तन करते रहो। परिवर्तन देखो एसी के कारण परिवर्तन तो आ ही रहा है, तो परिवर्तन आ रहा है टाइम के साथ में, तो डी साइन बाय dt, ये क्या कहलाता है, फैराडे सेकंड लॉ कहलाता है। जो मैंने यहां पर लिखा है वो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी लिख दिया है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन आगे के बारे में देखते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि जो फैराडे सेकंड लॉ है उसकी अपन ने इक्वेशन देखी थी। अभी अपन देखते हैं उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके क्या डाटा निकलता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा निकलने वाला है। पहले अपन इक्वेशन लिख देते हैं, ये फैराडे लॉ अपन हटा के यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं कि E प्रोपोर्शनल डी साइन बाय डी टी आ गया था अपने पास। ये अपनी जो इक्वेशन आई थी वो अपनी आई थी इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान रखें कि अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कैसे, कि यहाँ पर जो आपका फ्लक्स है, ये जो लिंकेज फ्लक्स है, जुड़ने वाला फ्लक्स है, इसकी वैल्यू अगर अपने को बढ़ानी है, अब ध्यान में रखें कि इसकी वैल्यू अगर अपने को बढ़ानी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर जो फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये देखो लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों कि ये ज्यादा होगा तो लिंकेज फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि फाई जो प्रोपोर्शनल होता है, साइन प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के। तो मैंने यहां पर लिखा कि साइन प्रोपोर्शनल आपका फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये तो देखो, ये तो है आपका कौन सा, लिंकेज फ्लक्स, जुड़ने वाला फ्लक्स, और ये आपका क्या है, ओनली फॉर
फ्लक्स। हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, देखो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी साइन की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ेगी। तो यहां से अगर अपन देखें कि इसका कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब एक चीज और बताओ कि इस साइन की वैल्यू और किस पे डिपेंड कर सकती है? अपन इसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ले लेंगे, इस कोइल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ले लें सेकेंडरी में, उतना ज्यादा फ्लक्स आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लिंकेज फ्लक्स बढ़ेगा ना। कि अब तो देखो अपने कुछ गिनती के टर्न ले रखे हैं, बहुत ज्यादा टर्न ले लो तो आपकी साइन की वैल्यू ज्यादा लिंक करना लग जाएगा फ्लक्स। तो किस पे डिपेंड करेगा? आपका नंबर ऑफ टर्न पे। तो n फाई हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने पास जो इक्वेशन आई है वो आई अपने पास 2। हो गया। तो यहां से अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, देखो डाटा कितना सिंपल निकल के आता है। यहां से हर बार एक क्वेश्चन आपसे आएगा। तो यहां से देखें कि इसका ये वैल्यू मैं साइन की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं तो आपका क्या हो गया? E इक्वल क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट जो संख्या हमेशा देखो नंबर ऑफ टर्न ले लिए वो हमेशा क्या रहने वाले हैं? स्थिर रहने वाले हैं, है ना। तो यहां पर आ गया आपका n और चेंज क्या होने वाला आपका? फ्लक्स। तो d∅dt जो आप किताब में देखते हो फेराडे लॉ, वो ज्यादातर आपको यही मिलता है, डायरेक्ट लिखा आता है। क्या आता है? E बराबर n d∅dt। हो गया। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर है 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस पे स्टार डाल दें, एक तो इस इक्वेशन पे स्टार डालें और आप एक इस इक्वेशन पे स्टार डाल दें, क्योंकि जो इक्वेशन बन रही है उनसे मैं बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगा या क्वेश्चन करवाऊंगा इनके बारे में कि किस प्रकार के बनते हैं। अब अपन दूसरी चीज देखते हैं। तो देखो अभी अपन ने क्या देखा? जो साइन प्रोपोर्शनल है वो होता है फाई के होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि जो साइन प्रोपोर्शनल होता है वो फाई के होता है। और अपना जब फाई कब बढ़ेगा? जब अपना आई बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। तो मैंने यहां से लिखा फाई प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। तो देखो एक बार दोबारा ध्यान से देखना कि यहां से अगर मेरी करंट बढ़ रही है, यहां से मेरी करंट बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये देखो फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स बढ़ गया तो अपना साइन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो देखो फ्लक्स बढ़ गया तो यहां पर ये फ्लक्स बढ़ा तो ये साइन आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कहने का मतलब देखो धारा बढ़ रही है तो डायरेक्ट आपका क्या कर रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो साइन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? एल आई। ये जो अपने इक्वेशन है वो इक्वेशन आई कौन सी? 4 नंबर इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अपन क्या करेंगे? इक्वेशन 4 की वैल्यू वापिस 1 में पुट करते हैं तो क्या डाटा निकल के आता है वो देखें। तो लिखें कि इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो देखते हैं 1 में पुट करें वापिस। तो 1 में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि E इक्वल्स L di/dt। अगर आपको देखो कि इस इक्वेशन में विद्युत वाहक बल निकालना है, यहां पर विद्युत वाहक बल कितना निकलेगा वो आप अगर आपके पास फ्लक्स दे रखा है तो इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर अपने पास इस फार्मूले में डायरेक्ट करंट दे दी तो अपन इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। हो गए। तो अपने पास जो मेन जो इक्वेशन है जिससे अपने क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो 1 2 3 से पूछे जाते हैं। आगे अपन एक चीज और देखते हैं कि अपन ने क्या किया कि जो ये आपकी 4 इक्वेशन आई है और आपकी सेकंड इक्वेशन आई है, अगर अपन इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो लिखते हैं अपन इक्वेशन 2 और इक्वेशन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करते हैं तो दोनों को अपन क्या कर देते हैं? देखो साइन इसमें भी आ रहा है, साइन इसमें भी आ रहा है, तो अपन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं? बराबर लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? एल आई इक्वल क्या हो गया? एन फाई। हो गया। तो यहां से अगर मैं L की वैल्यू निकालूंगा, इंडक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो मेरे को N फाई बाय आई, जो अपन इंडक्टर में फार्मूला नहीं पढ़ते वो फॉर्मूला कहां पर आता है? आपका फैराडे लॉ में आता है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो आप जिस पे मैंने स्टार डाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखें
कि आपका इन्हीं से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सिंगल लाइन क्वेश्चन या अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, वो इन्हीं से ही आपका बनता है। तो इंडक्टर लगभग जो कवर मानते हैं ना कि पूरा इंडक्टर कवर कहाँ हो रहा है, वो आपका फैराडे लॉ में ही होगा। ओके, तो आगे चलते हैं अपन। अगर अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके बाद में आपको यहां से यहां तक चलना है, उसके बाद में यहां से क्या करना है, यहां आना है। तो अब अपन देखें कि यहां से अपने पास कोई पूछे कि यार यहां पर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। आपने यहां पर तो करंट की वैल्यू चलो मेजर कर दी कि कितनी आएगी, पर यहां पर जो करंट की वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी। आपने ईएमएफ निकालना सीख लिया है, ईएमएफ की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। पर अपने पास यहां पर करंट कैसे निकालेंगे, इस करंट की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखें। तो अपने पास एक इक्वेशन आ रखी थी कि E इक्वल्स क्या रखा था, L di अपॉन dt रखा था। अपने को यहां पर I की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब अवकलन हो रहा है। अपने को क्या करना है, यहां पर I की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां से क्या किया, ये L है, इसके अपॉन में चला गया, तो E अपॉन L हो गया। इक्वल क्या बच गया आपका, di अपॉन dt। अब वापिस dt को अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, E अपॉन L dt, और इधर क्या हो गया di। तो देखो dt इधर आ गया तो ये क्या क्या बन गया आपका, समाकलन बन गया। तो ये आपका समाकलन बनते ही आपका d आपका हट जाएगा। तो ये I की वैल्यू क्या आ गई, I इक्वल्स, देखो L तो कांस्टेंट है तो L तो बाहर आ गया, तो क्या हो गया E dt। जो आपकी करंट आएगी वो किस फार्मूले के द्वारा डिनोट करेंगे, अपन इस फार्मूले के द्वारा यहां पर जो करंट पास होती है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो आप याद रखें कि I इक्वल्स 1/L समाकलन E dt से अपन यहां पर करंट को फाइंड कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने AC दी है, अगर यहां पर DC दे दें तो क्या होगा। देखो एक प्रकार का आपका ट्रांसफार्मर बन रहा है ना, तो यहां पर अगर अपन DC दे देते हैं तो क्या करेगा, ये फ्लक्स आपका लिंक नहीं करेगा और ये क्या करेगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपकी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट बहुत ज्यादा जाएगा। करंट ज्यादा जाएगा तो देखो जो हीटिंग होती है वो अपन ने देखा था जूल्स लो, H इक्वल्स I स्क्वायर RT, तो उसकी स्क्वायर में हीटिंग होती है, तो स्क्वायर में हीटिंग होगी तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। तो इसी पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तभी तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर DC सप्लाई दे दी जाए तो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। तो ध्यान रखें कोई भी आपकी डिवाइस है, जैसे आपकी मशीन है, जितनी भी अपन टाइप्स ऑफ मशीन पढ़ते हैं कि आपके इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं, अल्टरनेटर पढ़ते हैं, DC मोटर पढ़ते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, उनमें सारों में क्या जाती है, आपकी AC सप्लाई जाती है। आप DC मोटर में आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्या देते हैं, DC सप्लाई देते हैं। बॉस वहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा होता है, वो क्या कर देता है, AC सप्लाई बना देता है। जो मशीन में जाने वाली सप्लाई है वो हमेशा सारी AC होती है। ओके, तो ये तो था अपना फैराडे लॉ, और इसको आप स्क्रीनशॉट लें, बाद में अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, अब अपन जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यदि एक प्रेरक का मान 4 मिली हेनरी है। ओके, प्रेरक का मान अपने पास लिख लेते हैं कि L की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 मिली हेनरी है, और तथा परिपथ में प्रवाहित धारा जो आपकी I की वैल्यू है वो कितनी है, 5 to 2 एम्पियर चेंज हो रही है, इतनी हो रही है तथा 2 सेकंड में हो जाती है। तो T की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, 2 सेकंड। तो प्रेरक में उत्पन्न वोल्टेज V की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ऐसा कोई फार्मूला पड़ा जिसमें LITV आ रहा हो, तो आपने देखा होगा कि एक फार्मूला मैंने बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि E इक्वल्स क्या होता है, L di अपॉन dt पढ़ रखा है ना अपन ने। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कि आपका जो D है, यह I है, ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन यूं भी लिख सकते हैं। अगर अपने पास देखो परिवर्तनशील करंट दिखा रहा है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं di1 माइनस di2 अपॉन dt। कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों में चेंज कितना आ रहा है, 5 से 2 आ रही है, तो कितना हो रहा है आपका 3 एम्पियर आ रहा है। तो डायरेक्ट आप 3 एम्पियर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा लिख दो E इक्वल्स कितना हो गया, L की वैल्यू कितनी है आपकी 4, और आपका कितना वैल्यू है इसका di का वैल्यू कितना है 5, तो 5 माइनस
2 अपॉन कितना आ रहा है 2, तो यहाँ से अगर अपन करेंगे तो कितना गया 4 इंटू कितना बच गया 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 आपका ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स कितना हो गया 6 वोल्ट। और ये डाटा जो आपने लिया वो किस में लिया, मिली में लिया है, तो 6 वोल्ट नहीं, ये 6 मिली वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में कौन सा टिक हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप एक बार याद रखें कि फॉर्मूला अगर जिसको पता है तो अपन नॉर्मल सा है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि एक इंडक्टर में आई की वैल्यू 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है और उसमें जो फ्लक्स है वो इतना उत्पन्न होता है तथा इसमें इंडक्टर में फेरों की संख्या 10 है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू याद करें। तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि देखें साइन इक्वल मैंने लिखा था कि एल आई और एक में लिखा था साइन इक्वल एन फाई। मैंने दोनों में रिलेशन बताया था आपको किस प्रकार से दोनों आए थे। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूं तो एल आई इक्वल क्या हो गया एन फाई। तो यहाँ से अपने एल की वैल्यू निकाल रहे थे तो एन फाई बाय आई, और मैंने यहाँ पर आपको स्टार लगवाया था, याद आए तो आपको इससे पहले कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस पर देखो मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, तो इस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं कि अपने को एल की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, देखो 10, तो 10 इंटू 5, 5 की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स कितना आपका 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है आपकी 10 एम्पियर। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10 की पावर -3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 5 मिली हेनरी। ओके, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 मिली हेनरी। तो आपका कौन सा है, बी ऑप्शन। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। एक इंडक्टर में फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी है, 20 मिली वेबर है। तो आपकी जो फाई की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 20 मिली वेबर, और अपने पास क्या दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है आपका 4 सेकेंड में। और अपने पास क्या दे रखा है इसमें इंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स, टी की वैल्यू जो सॉरी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 दे रखा है, और अपने क्या निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, वी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं इसमें फेराडे लॉ लगाते हैं। फेराडे लॉ क्या कहता है, E इक्वल्स एन डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके प्रोपोर्शनल होगी, EMF के, हो गया। तो यहाँ से अपन करें E इक्वल्स एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 और डी फाई की वैल्यू कितनी है, देखो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है मतलब ये डी फाई की वैल्यू है, तो डी फाई की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन जो टाइम है वो कितना है आपका 4, हो गया। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितने पे गया 4, कितने पे गया ये 5 पे, तो E इक्वल्स कितना आ गया आपका 100, और जो आपने EMF लिया है वो किस में लिया है, मिली में लिया है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो किस में आएगा, मिली वोल्ट में आंसर आएगा। तो आपका क्या आएगा 100 मिली वोल्ट। तो आप देखो कि एक तो ऑप्शन आपको दे रखा है 100 वोल्ट, तो ये तो होगा नहीं, और कौन सा होगा 100 मिली वोल्ट, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ओके, तो ट्राई करें इन क्वेश्चनों के आप बाद में कि आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। आगे अपन देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है कि यदि कॉइल से संबंधित फ्लक्स 40 मिली वेबर है, तो आपका जो फ्लक्स है वो देखिए कितना है कि 5 इक्वल्स कितना है 40 मिली वेबर, हो गया। कंसेप्ट याद रखिए, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कौन सा भी क्वेश्चन में अटक नहीं सकते। तो देखें कि 5 की वैल्यू अपने पास लिख दी कि 40 वेबर है, मिली वेबर है। आगे नंबर ऑफ टर्न आपके जो एन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं आपको 100। इनमें से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आपकी आई की वैल्यू कितनी दे दी, इसमें आपको 10 एम्पियर दे दी। तो प्रेरक द्वारा संचित ऊर्जा याद करें, मतलब कि इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो निकालनी है। तो अपन जानते हैं कि यार इंडक्टर के अंदर स्टोर एनर्जी, तो स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 LI का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आज ना बताकर इसको मैंने बताया इंडक्टर के अंदर, क्योंकि इंडक्टर में निकाल रहे हैं, तो मैंने जब इंडक्टर का टॉपिक लिया था तब मैंने ये फार्मूला डिस्कस किया था वहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें अगर अपन क्या करें कि अपने को एल की वैल्यू चाहिए, पर एल की वैल्यू है नहीं, अपने को तो क्या करना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो अपने सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी जाके अपन क्या करेंगे, इस फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एन की अपने पास है किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अपने पास एक फॉर्मूला था कि एल इक्वल्स क्या था एन 5/I। तो एल इक्वल्स एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ टर्न कितने आपके 1000 इंटू 5, फ्लक्स कितना आपका, फ्लक्स कितना आपका 40 मिली वेबर अपॉन आपकी जो करंट है वो कितनी है 10 एम्पियर। तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल्स कितना आ गया आपका 4
00, तो इसको अपन यूँ, अरे मिली है तो यहाँ 10 की पावर -3 आएगा, तो 10 की पावर ये इससे कैंसिल हो गया, ये 10 इससे कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बच गया 4 हेनरी। अब ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा, E = 1/2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आपकी 4, आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100, तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया आपका, ये कितनी बार गया 2 बार, तो कितना हो गया ये 200 वोल्ट हो गया, सॉरी 200 जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है, तो यहाँ पर 200 जूल, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 200 मिली जूल, नहीं हो सकता क्योंकि मिली आ रहा है अपने पास, मिली में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है जूल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना फ्लक्स वेबर में तो मिली में तो था, पर अपन ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वेबर में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा सी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अपन देखते हैं सिंगल लाइन, 2 क्वेश्चन अपने पास सिंगल लाइन क्वेश्चन है, और एग्जाम में काफ़ी बार अपने JN के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो देखते हैं अपन। देखिए कि प्रेरक किसके मान को बदल नहीं देता, मतलब कि जो इंडक्टर आपके वो किसकी वैल्यू को सडनली चेंज नहीं होने देता, ठीक है ना। तो याद रखें कि जो इंडक्टर होता है वो करंट की वैल्यू को सडनली चेंज नहीं होने देता, अचानक से चेंज नहीं होने देगा। ओके, तो आपका डायरेक्ट आपको याद रखना ये तो। ओके, आगे चलते हैं अपन। रेखीय तत्व है, मतलब कि लीनियर एलिमेंट कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि लीनियर एलिमेंट कौन सा है, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था आपको, जब मैंने टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि लीनियर एलिमेंट कौन सा होता है। तो लीनियर एलिमेंट याद रखें कि एयर कोर जो इंडक्टर है वो लीनियर एलिमेंट है, और ये जो आयरन कोर इंडक्टर है ये आपका नॉन लीनियर एलिमेंट है। ओके, तो ये याद रखें, ये सिंपल से क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक अपन ने सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पढ़ने वाले बच्चों के पास वीडियो पहुंचा जा सके। ओके, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।